हेलो एवरीवन। चैप्टर 2 का टेस्ट हमने देखा था पहले। आज हम उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो टेस्ट था उसमें 10 क्वेश्चंस थे, 10 मिनट का टाइम था और हर क्वेश्चन 1 नंबर का था। आज उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप अपने आंसर्स किए थे उन्हें चेक कर लीजिएगा यहाँ से और अपनी मार्किंग खुद कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो है द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे आप क्या कहते हैं। देखिए, जब हमने ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ा था उस समय हमने देखा था कि ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता या किसी भी मशीन के कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा कहलाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज ऑफ, यानी कि कोई भी निकाय है उसके द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा रखी जाती है उसका मान वो कितने प्रकार की होती है। यानी कि किसी भी वस्तु में या किसी भी बॉडी में यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की हो सकती है। तो देखिए, जब हमने यांत्रिक ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ा था उससे पहले हमने पढ़ी थी कि एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है और इन दोनों ऊर्जाओं का जो योग है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो वाट होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है और ओमेगा जो है वो प्रतिरोध आर का मात्रक होता है। तो ऑप्शन हमारे पास बचता है वाट, यानी कि जो शक्ति है, पावर है, उसका मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड्स मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, और हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो देखिए, जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो जो यांत्रिक ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखिए, आप हम नोटिस करते हैं अपने लाइफ में कि जब हम हाथों को रगड़ते हैं तो हमारे हाथ जो हैं वो गर्म हो जाते हैं हल्के से। अब इसका मतलब जो आंसर होगा आपका वो कंफ्यूजन होगा आपको ऑप्शंस में थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी में। देखिए, हीट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी को बताती है, इसलिए यहाँ जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा थर्मल एनर्जी। अगर हमारे जो हाथ होते हैं वो हल्का गर्म होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा गर्म हमें महसूस नहीं होते, हीट एनर्जी जहाँ होगी वहाँ हमें कुछ बहुत तापमान का अंतर महसूस होगा। तो यहाँ हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, तापमान में भी अंतर आता है लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हम हीट एनर्जी नहीं कह सकते उसे, उसे हम थर्मल एनर्जी कहेंगे कि तापमान के कारण थोड़ी सी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्मल एनर्जी, यानी कि तापीय ऊर्जा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बट द वर्क डन विल बी जीरो इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस इज, यानी कि किया गया कार्य जो है वो शून्य होता है अगर बल और दूरी के बीच में कोण का मान कितना हो। तो देखिए, जब हमने जीरो वर्क की अवधारणा पढ़ी थी तब हमने इस चीज को बहुत बार डिस्कस किया है, चाहे लेक्चर में किया हो या फिर जब हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तब किया हो। किया गया कार्य शून्य दो कंडीशन में हो सकता है, या तो जो बल है वो विस्थापन, या तो कोई बल कार्यरत नहीं हो रहा, कहने का मतलब कोई विस्थापन नहीं हो रहा, या फिर कार्य का मान होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, यानी बल गुणा दूरी गुणा कॉस और उन दोनों के बीच का, यानी कि बल और दूरी के बीच का कोण। कॉस थीटा का मान अगर जीरो हो तो भी किया गया कार्य जीरो होता है, और वो कंडीशन होती है जब दूरी और बल के बीच में एंगल हो 90 डिग्री का। या फिर इसे सिंपली कहा जाए कि हमने ये देखा था कि दो प्रकार के केसेस में किए गए कार्य का मान शून्य होता है, यदि दूरी का मान या बल का मान जीरो हो, या फिर उन दोनों के बीच में कोण का मान 90 डिग्री हो, यानी कि बल जो है वो विस्थापन के लंबवत दिशा में लग रहा हो। तो उस केस में भी किया गया कार्य जीरो होता है जबकि विस्थापन तो उत्पन्न होता है। तो 90 डिग्री का एंगल अगर बल और विस्थापन के बीच में है तो किए गए कार्य का मान जीरो होगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 90 डिग्री। क्वेश्चन 6 है, इसमें पूछा गया है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, यानी कि एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर, या इसे HP भी लिखा जाता है, जहां HP स्टैंड्स फॉर, यानी कि HP का मतलब होगा H फॉर हॉर्स एंड P फॉर पावर, तो हॉर्स पावर। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। तो देखिए, हॉर्स पावर जो है वो आपने अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत बार सुना होगा। जो हमारी मोटर होती है उसकी शक्ति को नापने के लिए हॉर्स पावर का यूज किया जाता है। हॉर्स पावर एक शक्ति का मात्रक होता है, किसी भी मोटर की शक्ति, चाहे वो पानी उठाने वाली मोटर हो या फिर कुएं की मोटर होगी, या फिर हमारे कई बार गाड़ियों की जो मोटर हो, जो इंजन होता है उसके पावर को, उसकी शक्ति को नापने के लिए भी हॉर्स पावर का यूज किया जाता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक हॉर्स पावर कितना होता है। तो जब हमने लेक्चर लिया था इस चीज के ऊपर तब हमने देखा था कि एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होती है, यानी कि 746 वाट के बराबर होती है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 746 वाट। एक HP बराबर 746 वाट। सेवंथ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक स्ट्रेच्ड बो जो होता है, यानी कि जो तीर कमान हम बोलते हैं जिसे, तो उसमें एक खींचा हुआ कमान है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए, जब हमने लेक्चर लिया था तब हमने देखा था कि ये जो तीर कमान के अंदर अगर वो शुरुआत में रहता है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, जब हम उसे खींच देते हैं तो उसे उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि ऑप्शन डी। अगर आपको इस क्वेश्चन की डिटेल में लॉजिक्स देखने हैं कि किस समय कौन सी ऊर्जा होती है और किस ऊर्जा का कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो ये सारी चीज मैंने अपने लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। As the rain falls, the potential energy changes too, यानी कि जैसे बारिश होती है तो जो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए,
जब बारिश होती है, बारिश का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि पानी जो है वो भाप बन के ऊपर जाता है। ऊपर तापमान कम होने के कारण वो पानी कंडेंस यानी कि संघनित होता है और पानी की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब इन बूंदों का भार ज्यादा हो जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे की तरफ आती हैं और वर्षा करती है। अब देखिए, जब ये पानी ऊपर है तो इसका मतलब वो पृथ्वी से किसी ऊंचाई पर स्थित है और इनकी जो ऊर्जा होती है वो होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। जब ये बूंद भारी होकर पृथ्वी की तरफ गिरती है तो इसका मतलब ये कुछ वेग प्राप्त कर लेती है। वेग से संबंधित जो इसके अंदर ऊर्जा होगी वो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि कहने का मतलब जब बारिश गिरती है तो उसके अंदर बारिश की जो बूंदें हैं उनका कुछ वेग होता है और किसी भी वस्तु के वेग के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, the power of pump when it can lift 70 kg of water through 60 meter is in 10 second is। यानी कि कोई पंप है वो 70 किलो पानी को 16 मीटर की ऊंचाई तक उठा देता है 10 सेकंड में, तो उसकी पावर कितनी होगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन या ऐसे न्यूमेरिकल्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे सॉल्व करने हैं। अगर शक्ति होती है हमारी कार्य बटे समय यानी कि W/T और W होता है हमारा mgh। अगर m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है और g वहां पर स्मॉल g वहां पर गुरुत्वीय त्वरण है तो किया गया कार्य W जो है वो m इंटू जी इंटू h के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें m दिया गया है और h दिया गया है तो हम किया गया कार्य निकाल सकते हैं। किया गया कार्य क्या होगा, mgh के बराबर, तो m का मान 70 रख देंगे, g का मान 10 और h का मान हमें क्वेश्चन में 16 दिया हुआ है। सॉल्व करने पर हमें w की वैल्यू मिलेगी 11200 जूल। समय हमें दिया गया है 10 सेकंड का, यानी कि ये जो कार्य है ये 10 सेकंड में संपन्न होता है। तो पावर P क्या होगी, W/T, यानी कि 11200 बटे 10, यानी कि P हमें मिला 1120 वाट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी, 1120 वाट। क्वेश्चन 10 है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स। यानी कि जो गतिज ऊर्जा है वो किसी भी बॉडी के किसी भी निकाय की जो गतिज ऊर्जा है वो किस वजह से होती है। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है वो किसी भी वस्तु के वेग से संबंधित होती है या वेग के कारण होती है। वेग कब होगा, अगर किसी वस्तु में वेग है इसका मतलब वो गति कर रही है यानी कि मोशन कर रही है। कहने का मतलब जो किसी भी निकाय की गतिज ऊर्जा है वो उसकी गति के कारण होती है यानी कि मोशन के कारण होती है। तो यहाँ हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोशन या गति। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपको टेस्ट में दिए गए थे। क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हम बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए टेस्ट में जो क्वेश्चन हैं वो उन्हीं के रिपीटेशन हैं या फिर वैसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपके और तैयार हो जाते हैं, साथ ही आपको टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस भी हो जाती है कि आपने जो चैप्टर अभी तक पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद है और कितना आपको समझ में आया। आई होप कि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। कल के लेक्चर में हम जो चैप्टर 3 है हमारा उसका टेस्ट देखेंगे
कि उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे टेस्ट के रूप में, जिनके सॉल्यूशन भी आपको इसी तरीके से नेक्स्ट डे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।